What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the day 9 of the 100 days commerce masterclass for class 12. कब हम day 9 पे आ गए पता ही नहीं चला यार। और आज मंडे है। आज गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बीएसटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है और ये वीक में हम काफी कुछ करने वाले हैं। तो दिस वीक इज गोना बी वेरी 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 प्रोडक्टिव। जल्दी से जाके अपना अटेंडेंस लगाओ और आज देखते हैं चैप्टर नंबर 2 क्या है और इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइज चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। गाइज ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गाइडलाइंस, ठीक है, जो आपको चीजों को देखने में समझने में मदद करती हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल्स किसने दिए? दो लोगों के प्रिंसिपल्स हमको पढ़ने हैं। एक तो है हेनरी फेयोल और एक है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो टेलर और फेयोल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, टेलर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब इन दोनों ने अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी जगह काम किया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और बहुत सीखने देखने के बाद कुछ चीजें बताई कि अगर आप लोग इन चीजों को अप्लाई करोगे तो आप बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में मैनेजमेंट कर पाओगे। तो इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी थियरीज दी हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो आज के मैनेजर्स के एक बेस बनते हैं उनके मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या है इसके अंदर, आइए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। ब्रॉड का मतलब काफी डिटेल्ड और एक जनरल गाइडलाइन है, किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज अ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। डिसीजन मेकिंग यानी मैनेजर्स को अगर डिसीजन लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, और बिहेवियर यानी वो कैसे बिहेव करने वाले हैं। तो ये हमारे पास मेनली मैनेजमेंट प्रिंसिपल में आता है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं इनके क्या फीचर्स हैं? तो जो सबसे पहला फीचर आता है वो आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि चाहे इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर हो, चाहे कहीं भी कोई कंपनी चल रही है, वहां पे ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। जैसे मैनेजमेंट परवेसिव था ना, वैसे ही उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी परवेसिव हैं। यानी बोल रहा है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर दैट दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो रिटेल है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है। सब में कोई भी नेचर का काम हो सब में अप्लाई होते हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, नॉन बिजनेस, सब में लगेंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स परवेसिव इन नेचर है, यूनिवर्सल है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है दीज आर जनरल गाइडलाइंस। देखो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सभी आपकी प्रॉब्लम का जनरल सॉल्यूशन है। जैसे सपोज आपके एम्प्लॉइज टाइम पे नहीं आते तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ने बोला कि भाई डिसिप्लिन लगाओ, रूल्स बनाओ, रूल तोड़े तो पेनल्टी लगाओ। तो वो डिसिप्लिन एक जनरल बता दिया कि डिसिप्लिन लगाओ। अब वो क्या रूल होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकता है ना। क्या पेनल्टी होगी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग हो सकती है। तो डिसिप्लिन एक जनरल गाइडलाइन है जो बता दिया गया कि लगाना पड़ेगा, लेकिन कहां पे कितना कैसे लगेगा वो आपकी इच्छा है, राइट। तो क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन कि क्या करना चाहिए, बट दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस फॉर एनी प्रॉब्लम। ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ आपको गाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ये कैसे बने। These are formed by practice and experiments। मैंने बोला ना कि टेलर और फेयोल ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, उस प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्व करा। कैसे करा वो उन्होंने बताया अपने प्रिंसिपल्स में। These principles are developed after deep and thorough research। They are not developed overnight। बोल रहा है ऐसे रातों रात नहीं बन गए, बहुत रिसर्च हुआ, बहुत डीप रिसर्च हुआ, उसके बाद डेवलप हुए। उसके बाद क्या बोल रहा है? फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबल मींस आपको इनको एज इट इज अप्लाई नहीं करना, आप अपने अनुसार इनको चेंज करो। जैसे मैं डिसिप्लिन का एग्जांपल ले रहा था कि भाई किसी स्कूल में बच्चा जब एब्सेंट होता है तो कोई पेनल्टी नहीं है, किसी में फाइन लगा देते हैं कि 5 रुपए पर छुट्टी, किसी में 10 रुपए पर छुट्टी, किसी में 20 रुपए पर छुट्टी, किसी में पीटीएम बुला लेंगे। तो सबका अपना अपना तरीका है ना। तो दीज आर फ्लेक्सिबल, आप समय के साथ इसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। बोल रहा है द प्रिंसिपल्स आर नॉट
रिजिड स्टेट, रिजिड का मतलब सेम रहने वाली चीजें। These can be modified by the managers who are using them as per requirements। आप कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके बाद these are mainly behavioral। बिहेवियरल का मतलब होता है बच्चों की ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताते हैं। ऑल्दो ह्यूमन बिहेवियर बहुत मुश्किल टू डिफाइन होता है, बट फिर भी प्रिंसिपल्स में प्रयास करा गया है कि एक जनरल ह्यूमन इस सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करेगा या बिहेव करेगा, तो वो बताया गया है। बोल रहा है दीज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। मेनली आप एम्प्लॉइज के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। दीज इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हर प्रिंसिपल का कोई ना कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। सर कॉज एंड इफेक्ट का मतलब, कॉज का मतलब बच्चा ऐसे करेंगे तो इफेक्ट का मतलब ये होगा, ठीक है। जैसे तुम वीडियो देखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, कॉज इफेक्ट। वीडियो स्किप करोगे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, कॉज इफेक्ट, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कि ये करोगे तो ये होगा। तो हर प्रिंसिपल में ये चीज बताई गई है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स दीज प्रिंसिपल्स टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड व्हाट विल बी द इफेक्ट। उसके बाद बोल रहा है बच्चों ये प्रिंसिपल्स कॉन्टिंजेंट होती हैं। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट होना। किस चीज पे डिपेंडेंट होना? सिचुएशंस पे डिपेंडेंट होना। यानी कि प्रिंसिपल सही से लगेगा या नहीं लगेगा वो कुछ सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जैसे देखो एग्जांपल क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय को फेयर और जस्ट रेम्युनरेशन मिलनी चाहिए। फेयर और जस्ट का मतलब क्या होता है? फेयर यानी जो वो डिजर्व करता है, जस्ट मतलब बढ़िया, उसके काम के अनुसार पैसा मिलना चाहिए, एक प्रिंसिपल में बोला गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट फेयर एंड जस्ट क्या होगा? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है? हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में फेयर एंड जस्ट 20,000 पर मंथ हो, वहीं हो सकता है फेयर एंड जस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 लाख पर मंथ हो, वहीं हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 करोड़ पर मंथ हो। तो कुछ पता नहीं ना यार कि व्हाट इज फेयर एंड जस्ट, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक हो गया। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि भैया हमें प्रिंसिपल्स अप्लाई करनी ही क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई आर दीज प्रिंसिपल्स सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बच्चों एक बात बताओ, अगर तुम अभी क्लास 12th में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ लोगे, रियल लाइफ केस स्टडीज को प्रैक्टिस कर लोगे, आप देखोगे कैसे बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो क्या आपको रियल लाइफ इनसाइट्स नहीं मिल गए अभी से? वही पहला पॉइंट बोलता है। देखो क्या बोलता है, These principles help managers with useful insights। Insights का मतलब knowledge, information into the reality। कि रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम आएगी उसको ऐसे सॉल्व करना। ये किसने मदद करी? प्रिंसिपल ने तो मदद करी। तो क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स द मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपके लिए गाइडलाइन बन के काम करती हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी पास्ट की लर्निंग्स है मैनेजर्स की वो आप अप्लाई कर सकते हो और आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। इसीलिए प्रिंसिपल्स पढ़ना बहुत आसान है ना, और इंपॉर्टेंट भी है। दीज प्रिंसिपल्स इनेबल मैनेजर टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड मेक देम मोर एफिशिएंट। ठीक हो गया। फिर आता है ये प्रिंसिपल्स आपको मदद करती है इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब बच्चों आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा। आपको पहले से पता होगा कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, किस सिचुएशन में कितना काम किससे करवाना है, कैसे काम होता है। तो अगर आप प्रिंसिपल्स की स्टडी कर लेते हो तो आपको पता होगा कि कौन से रिसोर्स को कैसे यूज करना है, तो आप रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे, वेस्टेज जीरो हो जाएगा, है ना। देखो बोल रहा है ह्यूमन एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे पास बहुत लिमिटेड है, तो उनको हमें इस तरीके से यूज करना है कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले कम से कम खर्चे में, और प्रिंसिपल्स हमें करने में हेल्प करती है। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजंस। देखो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अभी पढ़ा ना कि वो ओवरनाइट नहीं बनी, वो बहुत थॉटफुल है, वो बहुत सोच समझ के, बहुत चीजें समझ के, सोचने के बाद फिर करी गई हैं। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हो तो ये आपको मदद करता है साइंटिफिक डिसीजंस लेने में एंड एक्शंस लेने में। क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स
इन टेकिंग थॉटफुल एंड जस्टिफिएबल डिसीजंस। आप बहुत थॉटफुल और जस्टिफिएबल डिसीजंस लेते हो, ये लॉजिक पे फोकस करते हैं रादर देन फेथ। इसका फोकस लॉजिक पे होता है, फेथ पे नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पिछली बार कोई चीज काम कर गई, हाँ मेरा भरोसा है इस बार भी करेगी, भाई भरोसा नहीं, लॉजिक देखो लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। नंबर 4, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। देखो जितनी भी प्रिंसिपल्स है ना बच्चों, वो सारी प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, समय के साथ चेंज होती हैं, और आपको प्रिंसिपल्स में बताया गया है कि इस सिचुएशन में ऐसा होगा। तो अगर सिचुएशन बदली, क्या आप उस सिचुएशन के साथ खुद को भी बदल पाओगे? और ये मेक श्योर करता है एक मैनेजर कि वो प्रिंसिपल्स को इस तरीके से अप्लाई करे कि जब सिचुएशन बदला तो वो खुद को भी बदले और उसको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। तो क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इंप्लीमेंटिंग द चेंजेस, जो भी चेंजेस आए सही डायरेक्शन में और सही लेवल पे। तो उससे क्या होगा? वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन चला पाओगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेटा बहुत सारी प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सोशली अवेयर रहने को बोलती हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा करने को बोलती हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फॉलो कर रहे हैं। इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेस, बिजनेसमैन स्पेशली कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं हेल्प करती, वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी वर्क करती हैं। उसके साथ साथ ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं बच्चों, ये सब यूज करी जाती हैं आज की डेट पे एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जैसे आपकी ट्रेनिंग हो रही है मैनेजमेंट में, तो प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हैं ना मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए और रिसर्च करने के लिए, कि अगर हम फर्दर मैनेजमेंट पे रिसर्च करते हैं तो ये प्रिंसिपल्स बेस बनते हैं आज की रिसर्च का। तो क्या लिखा हुआ है? द मैनेजमेंट principles stress on scientific judgments and logical thinking as these principles provide an organized body of knowledge। यानी इनका स्टडी मटेरियल हमारे पास है तो ये हमें रिसर्च वर्क और जनरल एंड मोर नॉलेज में हेल्प करती हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब आता है बच्चों टेलर ने क्या क्या कहा। साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। बच्चों देखो जो टेलर है ना, उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। एंड टेलर वॉज अ बिग बिलीवर ऑफ साइंस। बहुत ज्यादा साइंस पे भरोसा करते थे, बहुत ज्यादा साइंस के बिलीवर थे। उनको ऐसा लगता था कि भैया साइंस है तो सब है। तो टेलर ने जितने भी प्रिंसिपल्स आपको दिए हैं या जितनी भी टेक्निक्स भी दी हैं, टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ टेक्निक्स दिए हैं, उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे आप साइंटिफिकली मैनेजमेंट कर सकते हो और कैसे आप बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हो, है ना। तो देखो बोल रहा है टेलर emerged as father of scientific management as he developed scientific management a solution to overcome rule of thumb। सर रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब का मतलब जो पहले से चलता आ रहा है, जो चीज जनरली फॉलो करी जाती है। तो टेलर ने बोला जनरल वाली चीज नहीं चलेगी, हम साइंटिफिकली ढूंढेंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी पढ़ा पढ़ाया नहीं चलेगा, साइंस लगाओ, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। साइंस लगाओ फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। आपको डिसीजंस लेने हैं, साइंटिफिक डिसीजंस लो। आपको कोई पॉलिसी बनानी है, साइंटिफिक बनाओ। आपको कोई रूल्स बनाने हैं, साइंटिफिक बनाओ। यानी कोई भी चीज इंट्यूशन से नहीं बनेगी कि मुझे लग रहा है ऐसा होगा। उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर कोई चीज करो। इसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक हो गया बेटा? देखो क्या बोल रहा है यहां पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन, अरे 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 पेन कहां जा रहा है? अभी रुक जा भाई, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है? कि जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो चलता आया है, दैट इज रूल ऑफ थंब। कि मेरे पिताजी को ये सिखाया गया था तो पिताजी ने वैसे जीवन जिया, मुझे सिखा दिया तो मैं भी वैसे जीऊंगा, मैं बच्चे को सिखा दूंगा तो मेरा बच्चा भी वैसे जिएगा। भाई रूल ऑफ थंब नहीं, थोड़ा साइंटिफिक लगाओ, है ना, साइंस के हिसाब से चलो। रूल ऑफ थंब को हटाओ, साइंस लगाओ। दैट मीन्स डिसीजंस in the organization should not be taken on will and wishes of the manager, but decision must be based on scientific studies conducted using scientific tools। ठीक हो गया? अब टेलर ने क्या क्या दिया है ये बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। रीड ओनली आपको पता होना चाहिए कि टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। टेलर की बुक्स बहुत फेमस है। मेजर कंट्रीब्यूशन उसकी शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम ये है, और साइंटिफिक मेथड्स को उसने यूज करने को बोला। स्क्रीनशॉट लो इसका तो बस। अब आता है प्रिंसिपल्स। टेलर ने कौन कौन सी प्रिंसिपल्स दिए? तो बच्चों याद रखो टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल वही है जिस पे हम पिछले 10 मिनट से चर्चा कर रहे हैं।
टेलर मानता था हर चीज साइंटिफिक होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस फॉलो करो, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करो। तो टेलर ने बोला सबसे पहला प्रिंसिपल होने वाला है साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। उसने बोला भाई हर चीज साइंटिफिक होनी चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा। टेलर का मानना यह है कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड है, और वो बेस्ट मेथड आपको कौन देगा? साइंस देगा। आप साइंटिफिक टूल्स लगाओ, साइंटिफिक मेथड्स लगाओ, साइंटिफिक अप्रोच लगाओ, और आपको एक बेस्ट मेथड मिलेगा, फिर आप उसको अडॉप्ट करो। देखो क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब, कोई भी काम हो इस दुनिया का, परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। आप पहले उसको साइंटिफिकली इंक्वायर करो, स्टडी करो उस चीज की, एंड नॉट इंट्यूशन। ये नहीं कि जो मन कर रहा है वो, ठीक है। एक्सपीरियंस, हिट एंड मिस मेथड, ये नहीं चलने चाहिए। साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, ये नहीं इंट्यूशन, ये नहीं मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये नहीं मैं हिट एंड मिस करके देख लूंगा, ऐसे नहीं होता। साइंटिफिक अप्रोच से काम करो, ठीक है। ही सेज देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग। आपको सोचना है फिर करना है। रूल ऑफ थंब में ऐसा नहीं होता। रूल ऑफ थंब में सिखा दिया, ठीक है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं तो ऐसे ही करूंगा, ऐसा नहीं है। हर चीज में दिमाग लगाना है। रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि मैनेजर का जो मन कर रहा है वो कर रहा है। वेयर एज साइंटिफिक डिसीजंस किस पे बेस्ड होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट पे। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। तो टेलर ने बोला कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, और वो मेथड मिलेगा आपको वर्क स्टडी और एनालिसिस से। ठीक है, परफेक्ट। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या बोला टेलर ने? साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करो, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। हार्मनी होता है बच्चों पॉजिटिव एटीट्यूड, डिस्कॉर्ड होता है नेगेटिव एटीट्यूड। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है एम्प्लॉइज। ये दोनों ना एक दूसरे के लिए हमेशा नेगेटिव रहते हैं। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय बुद्धू है, इसके बस का कुछ नहीं है, नालायक है, कुछ नहीं करता। एम्प्लॉय को लगता है मैनेजमेंट मेरा खून पी लेता है, मुझे कुछ पे नहीं करता, मेरी ऐसी तैसी कर देता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। टेलर ने ये बोला भैया ऐसा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी लेके आओ, आप दोनों का भला होगा। अगर दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी रखोगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगा भाई, तेरी नौकरी भी जाएगी। तो अल्टीमेटली भला इसी में है कि दोनों एक दूसरे के लिए कॉपरेशन रखो, थॉट प्रोसेस अच्छा रखो, हार्मनी रखो, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स, अगर एक साथ काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर उनको हार्मनी से करना चाहिए, यानी आपसी प्यार मोहब्बत से काम करना चाहिए। दैट इज म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जनरली दो ग्रुप्स होते हैं, एक वर्कर ग्रुप, एक मैनेजमेंट ग्रुप, और दोनों ग्रुप राइवल्स की तरीके से काम करते हैं। वर्कर्स को क्या लगता है कि वो अंडरपेड है और ओवरबर्डन्ड है, पैसा कम मिलता है, काम ज्यादा देते हैं, है ना। वहीं पे मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, कि ये बेकार है। टेलर ने बोला दोनों ही अपने एटीट्यूड चेंज करो, एक दूसरे के लिए दोनों अपने एटीट्यूड चेंज करो। उसने बोला मेंटल रेवोल्यूशन लेके आओ, अपने माइंड में एक रेवोल्यूशन लेके आओ, अपने माइंड में एक बड़ा बदलाव लेके आओ, अपना एटीट्यूड चेंज करो और एक दूसरे के साथ काम करो, फिर होगी तरक्की। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड वर्क विद हार्मनी एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड। ठीक है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट को जो गेन्स हैं वो वर्कर्स के साथ शेयर करने चाहिए और वर्कर्स को अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। कीवर्ड है, केस स्टडी में आता है कि एक मैनेजर ने ये सोचा कि अगर मैनेजमेंट को अच्छा गेन हो रहा है तो उसको वर्कर्स के साथ शेयर करते हैं। बताओ टेलर का कौन सा प्रिंसिपल है? तो हम बोलेंगे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, दोनों को एक दूसरे के साथ चलना है, हार्मनी में चलना है, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सर ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, बेटा ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक स्टेप और एक्सटेंडेड वर्जन है। यानी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को ही अगर और एक्सटेंड कर दो तो ये बन जाता है। यहां पे टेलर ने बोला कि भैया सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एटीट्यूड चेंज करने से कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट उतना ही काम करे जितना वर्कर करता है, मिलजुल के काम करो, मिल बांट के काम करो। जितना वर्कर काम कर रहा है उतना ही मैनेजमेंट भी काम करे। तो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन। दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करो, दोनों का एक दूसरे के अंदर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन, साथ में काम करो।
मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट को वर्कर्स से पूछना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कोई भी टास्क सेट करने से पहले, स्टैंडर्ड सेट करने से पहले, तभी वर्कर्स काम कर पाएंगे और वर्कर्स को अपना बेस्ट देना चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए। तो कॉपरेशन दिखाओ एक दूसरे के टुवर्ड्स, नेगेटिविटी मत दिखाओ। कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है मैं बस अपने बारे में सोचता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। कॉपरेशन जरूरी है। टू हैव कॉपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस, ये कीवर्ड है। मैनेजमेंट को अच्छे सजेशंस वेलकम करने चाहिए, अच्छे सजेशंस के लिए रिवॉर्ड देना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो काफी सारी चीजें टेलर ने कॉपरेशन में बोली है। उसके साथ साथ एक कीवर्ड ये है, टेलर ने बोला देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने बोला ना काम दोनों को बराबर मिलना चाहिए, जितना वर्कर काम करे उतना ही मैनेजमेंट भी काम करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट की, ठीक है। इस प्रिंसिपल का मेन फोकस है शेयरिंग ऑफ वर्क पे, काम बांट के करो, ठीक है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चौथा प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की तरक्की होनी चाहिए टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, जहां तक वो अपना बेस्ट दे पाए, एंड प्रोस्पेरिटी, जहां पे उनको सबसे ज्यादा फायदा हो, जहां पे उनका सबसे ज्यादा भला हो। अब वर्कर्स की तरक्की कैसे होगी? देखो बच्चों, वर्कर्स की तरक्की तब होगी जब हम उनकी स्किल अपलिफ्ट करेंगे, उनकी स्किल बढ़ेगी। और स्किल कब बढ़ेगी? जब उनकी ट्रेनिंग अच्छे से होगी। तो टेलर ने ये बोला भैया अपने वर्कर को ना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बहुत ध्यान से सिलेक्शन करो। ये नहीं कि तुम किसी को भी लेके आ गए, आप पहले बहुत अच्छे से सिलेक्शन करो कि हाँ ये इंडिविजुअल अच्छा है, हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, उसका सिलेक्शन करो। एक बार सिलेक्शन हो गया फिर उसकी ट्रेनिंग पे काम करो, उसको सिखाओ, वो सीखेगा तो अपनी बेस्ट परफॉर्म करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा और आपके लिए भी अच्छा है। तो क्या बोल रहा है? इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। इंडस्ट्री कितनी अच्छी चल रही है ये वर्कर्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। टेलर ने बोला कि केयर करनी चाहिए हमें अच्छे से व्हाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय। वर्कर को सेलेक्ट करते टाइम 10 बार सोचो, बहुत अच्छे से सारी चीजें करो, और एक बार सेलेक्ट कर लिया दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। फिर उनके काम के अनुसार उनको जॉब दो, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पे भेजो ताकि उनकी नॉलेज अपग्रेड हो सके। इससे एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी कंपनी की भी और वर्कर्स की भी। तो सिलेक्शन से लेके काम तक वर्कर्स के बारे में सोचो, वर्कर्स की स्किल अपलिफ्ट करने में हेल्प करो, आपका भी फायदा होगा, वर्कर्स का भी डेवलपमेंट होगा। परफेक्ट हो गया। ये 4 प्रिंसिपल बच्चों टेलर ने दिए। कौन कौन से? साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करो, हार्मनी हो, डिस्कॉर्ड नहीं हो, कॉपरेशन हो, इंडिविजुअलिज्म नहीं हो, एंड डेवलपमेंट हो वर्कर्स का टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। क्या बात है सर। अब आती है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सर साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स हैं? टेक्निक्स क्या होती हैं सर? देखो बच्चों, मैं बोल रहा हूं कि भैया ये कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ये तो हो गया प्रिंसिपल कि क्या करना है। अब मैं तुमको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे करो, इस तरीके से करो, पहले ये करो, बाद में ये करो, फिर ये करो। ये क्या है? टेक्निक। तो क्या करना है इज अ प्रिंसिपल, कैसे करना है इज अ टेक्निक। तो टेक्निक क्या होता है? टेलर डेवलप्ड सम साइंटिफिक टेक्निक्स बाय कंडक्टिंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एट हिज वर्क प्लेस। सबसे पहली टेक्निक जो टेलर ने डेवलप करी वो है बच्चों फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप। सर ये फंक्शनल फॉरमैनशिप का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, फॉरमैन कौन होता है? फॉरमैन होता है जो लोअर लेवल का मैनेजर होता है, जो वर्कर को संभालता है। तो फॉरमैन को कैसे फंक्शन करना चाहिए, यहां पे टेलर ने बात करी। देखो टेलर ने बोला भैया ऐसा है, एक फैक्ट्री में ना सोचना और इंप्लीमेंट करना दोनों चीजें एक इंसान नहीं कर सकता, अलग अलग इंसान को करना चाहिए। तो टेलर ने बोला सबसे पहले आप फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक तरफ रखो आप प्लानिंग इंचार्ज या प्लानिंग डिपार्टमेंट, और एक तरफ रखो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी प्लानिंग और प्रोडक्शन 2 अलग अलग चीजें हैं और दोनों के लिए अलग अलग लोग होने चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सोच भी वो इंसान रहा है और कर भी वो इंसान रहा है तो शायद वो इतना बड़ा ना हो। तो टेलर ने बोला एक डिपार्टमेंट का काम है कि जो बस प्लानिंग करे कि क्या, कब, कैसे, कितना, किस तरीके से, और दूसरा बस प्रोडक्शन करे। अब प्लानिंग के अंदर 4 लोगों की जरूरत है, ऐसा टेलर ने बोला। प्रोडक्शन के अंदर भी 4 लोगों की जरूरत है, ऐसा टेलर ने बोला।
अब वो 4 लोग कौन कौन है? सबसे पहले डिसिप्लिनेरियन, ये डिसिप्लिन से आया है बच्चों शब्द, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसके बाद रूट क्लर्क, इसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, उसके बाद इधर स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस एंड गैंग बॉस। तो देखो टेलर ने ये बोला कि भैया फैक्ट्री को 2 पार्ट्स पे बांटो, इन 2 पार्ट्स में 2 डिपार्टमेंट हो जाएंगे, एक होगा प्लानिंग, एक होगा प्रोडक्शन। अब प्लानिंग में 4 लोग होंगे, DIRT, इसको याद रखने के लिए मैंने बोल दिया डर्टी, जिसमें वाई से कुछ नहीं है, वैसे ही याद रखने के लिए बोल दिया डर्टी। और इसमें 4 लोग होंगे SIRG, तो इसको मैंने बोल दिया सरजी। तो हमने मेमोरी टेक्निक बनाया डर्टी सरजी, जिसमें वाई कुछ नहीं है, ठीक है। तो डी क्या है? डी है डिसिप्लिनेरियन। इसका काम होगा बच्चों डिसिप्लिन के लिए रूल्स बनाना। ये प्लान करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है, ये बस इस पे प्लान करेगा पूरा दिन। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होगा सारे नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना कि प्रोडक्शन कैसे होगा, किस ऑर्डर में होगा, क्या पहले क्या बाद में, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ये देगा हर चीज के। रूट क्लर्क एग्जैक्ट रास्ता दिखाएगा। अब इसने इंस्ट्रक्शन दे दिया 400 यूनिट शर्ट्स बनाओ, ठीक है। रूट क्लर्क बताएगा पहले रॉ मटेरियल कहां से आएगा, शर्ट्स किस प्रोसेस में बनेंगी, कौन बनाएगा, एग्जैक्ट रास्ता ये दिखाएगा रूट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होगा वर्कर्स को ये बताना कि कितने समय में और कितने खर्चे में सामान बनना चाहिए, कितना टाइम लगे, कितना खर्चा लगे, ये सब प्लानिंग ये 4 लोग करेंगे। अब जो प्रोडक्शन में फॉरमैन है वो क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले स्पीड बॉस ये मेक श्योर करेगा कि वर्कर्स अपना काम स्पीडीली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करके रखेगा, उनको पुश करके रखेगा, उनको प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए करेगा ताकि स्पीड से काम पूरा हो, ठीक है। इंस्पेक्टर नाम में ही है, इंस्पेक्टर का मतलब इंस्पेक्ट करने वाला, इंस्पेक्शन करने वाला। तो इंस्पेक्टर होगा बच्चों जो सारे नेसेसरी इंस्पेक्शंस करेगा कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वालिटी ठीक से मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। इसका मेन काम क्वालिटी इंस्पेक्ट करना होता है कि जो हमने सोचा वैसे क्वालिटी का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिपेयर बॉस का क्या काम होगा? अगर कोई भी मशीन है वो खराब है तो उसको रिपेयर ये करके देगा, करेगा, करवाएगा, वो इसकी हेडेक है। मशीन खराब नहीं होनी चाहिए, वो इसका सिरदर्द है, ठीक है। और गैंग बॉस आपका ओवरऑल रिसोर्सेज अरेंज करके देगा, मतलब ओवरऑल आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके पास जाओ, जैसे क्लास में बोलते हैं ना कोई प्रॉब्लम है तो मॉनिटर को पकड़ो, वो गैंग बॉस है वो, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, प्लानिंग अलग, प्रोडक्शन अलग, 4 प्लानिंग में 4 प्रोडक्शन में, और इनके नीचे बिल्कुल वर्कर्स होते हैं जो एक्चुअल में काम करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले टेलर ने बोला फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में बांट दो, प्लानिंग अलग, प्रोडक्शन अलग, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग। Taylor felt that workers must be free from burden of planning. They must concentrate on work and production to develop specialization. टेलर ने बोला कि हर डिपार्टमेंट में कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो सुपरवाइज करें, गाइड करें और वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करें। अब वो कौन कौन होने चाहिए? देखो सबसे पहले प्लानिंग में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। ऐसे ही ऑपरेशन में, ऑपरेशन का मतलब प्रोडक्शन में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो जब ये प्रॉपर्ली 8 लोग अपना काम अच्छे से करेंगे ना तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चलेगी। तो सबसे पहले रूट क्लर्क टू फिक्स अप द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बताएगा किस राह से, किस रास्ते से काम होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जनरल इंस्ट्रक्शंस कि आपको जो भी काम करना है उसमें क्या क्या किस तरीके से होगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कितना टाइम लगना चाहिए, कितना खर्चा आना चाहिए, कॉस्ट शीट भी यही बनाएगा। कॉस्ट शीट एक शीट होती है जिसमें खर्चे का हिसाब दिया होता है, ठीक है। डिसिप्लिनेरियन प्रॉपर परफॉर्मेंस हो, अच्छे तरीके से डिसिप्लिन बना रहे। और प्रोडक्शन में कौन कौन होता है? गैंग बॉस, गैंग बॉस अरेंज करेगा सारी मशीन, सारे टूल, सारे रिसोर्सेज। स्पीड बॉस ये टाइमली काम पूरा कराएगा। रिपेयर बॉस ये मेक श्योर करेगा कि मशीनें, टूल्स वर्किंग कंडीशंस में हैं। इंस्पेक्टर ये क्वालिटी कंट्रोल करेगा बच्चों। तो ये सब बाबू हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है। और इस तरीके से जब 8 लोग काम करेंगे तो वर्कर
परफेक्टली काम कर पाएंगे, ऐसा टेलर का मानना है। इस टेक्निक को क्या बोला गया? फंक्शनल फॉरमैनशिप। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए जी आगे चले मेरी जान। अब आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सर ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन क्या है? बच्चों ये दूसरी टेक्निक है जो टेलर ने प्रोवाइड करी, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये मेरा मोबाइल है, इसके अंदर सी टाइप चार्जर लगता है, मेरी मम्मी के मोबाइल में भी लग जाता है, मेरे पापा के मोबाइल में लग जाता है, मेरे भाई के मोबाइल में भी लग जाता है, जबकि हम चारों के जो मोबाइल्स हैं वो अलग अलग कंपनीज का है। मतलब मेरे भाई का सेम कंपनी का है, पापा का अलग कंपनी का है, मम्मी का अलग कंपनी का है। तो ये क्या कर रही है कंपनीज? इन सब ने एक जैसा चार्जिंग पॉइंट क्यों बनाया? अगर ये चाहते तो अलग अलग बना सकते थे, यूनिक बना सकते थे, लेकिन इन सब कंपनी फॉलो करती हैं एक स्टैंडर्ड शेप, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, एक स्टैंडर्ड साइज। आपने कोई भी मोबाइल फोन ट्रायंगल नहीं देखा होगा, आपने कोई भी मोबाइल फोन स्क्वायर नहीं देखा होगा, सब मोबाइल फोन इसी तरीके के स्ट्रक्चर के होंगे। स्टैंडर्ड शेप, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड कलर। तो कंपनीज मैगी को देखते हो आप, हमेशा येलो कलर की मैगी क्यों आ रही है भाई? मैगी पिंक क्यों नहीं हुई कभी? ब्लैक क्यों नहीं हुई कभी? मैगी व्हाइट क्यों नहीं हुई कभी? वो उसी कलर को क्यों फॉलो कर रहे हैं? टेलर ने बोला देखो अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है ना, तो आपको अपनी क्वालिटी तो स्टैंडर्ड रखनी ही पड़ेगी, अच्छी रखनी ही पड़ेगी, लेकिन आप स्टैंडर्ड शेप, साइज, कलर पे भी फोकस करो। आप हर चीज के स्टैंडर्ड सेट करो और फिर उसको फॉलो करो। आप उस चीज में परफेक्ट हो जाओगे, वेस्टेज भी कम से कम होगी, आपके वर्कर्स भी बढ़िया से काम कर पाएंगे और आप लोग आपको पहचानेंगे भी उस चीज से, है ना? तो देखो बोल रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फसाइज ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। हर चीज के स्टैंडर्ड्स बनाओ। स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट तभी पॉसिबल है अगर स्टैंडर्ड मेंटेन होगा कि कौन से टूल्स लगेंगे, कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, कौन सी मशीन्स लगेंगे। पहली शुरुआत से प्रोडक्शन से स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। इसका मतलब सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइज, कौन सा टाइप, कौन से वेट, कौन से मेजर्स, कैसी क्वालिटी, ये सब फिट करके चलना है। ठीक है, तो टेलर ने बोला हर चीज को प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बना के काम करो। एंड सर सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है आप अननेसेसरी वैरायटी को बंद करो। यानी आप अपनी दुकान में इतना माल मत भरो कि बहुत सारा पड़ा पड़ा खराब हो जाए। आपकी दुकान में उतना ही माल होना चाहिए जो बिकता है। अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी देयर। ये सिंपल टेलर ने बोला। क्या बोला? एज मोर वेराइटी मीन्स मोर इन्वेंट्री, यानी ज्यादा स्टॉक पड़ा रहेगा, मोर टाइप ऑफ मशीन, मोर लेबर का खर्चा, तो अननेसेसरी ना तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो टेलर ने बोला अननेसेसरी वैरायटी बंद कर दो। क्या बोला? बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क देयर कैन बी इकोनॉमी, यानी आपका खर्चा कम आएगा इन यूज ऑफ मशीन, इन लेबर, इन इन्वेंट्री, और इससे क्या होगा? आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और खर्चा भी कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन में तो हर चीज के स्टैंडर्ड सेट करने हैं और सिंप्लीफिकेशन में अननेसेसरी वैरायटी बंद कर देनी है। अब स्टैंडर्डाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले हम टाइप फिक्स कर दें, साइज फिक्स कर दें, कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स कर दें, उसको बनाना आसान होगा, है ना? इंटरचेंजेबिलिटी अलाउ। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में भी यूज करा जा सके, जैसे टाइप सी चार्जर। आप वो रिमोट के सेल्स देखते हो, सब हर रिमोट में सेम साइज का सेल डलता है, राइट? इसी तरीके से आप देख लो कि ऑल आउट रिफिल, गाड़ियों के टायर देख लो, बाइक के टायर देख लो, किसी भी कंपनी का डलवा लो, वही साइज है जी, 17 इंच 18 इंच सेम चलता है। तो बेसिकली ये सब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन है ना? इसी तरीके से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। और सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा फोकस है एलिमिनेट करो अननेसेसरी डाइवर्सिटी। आपको अननेसेसरी साइज, शेप रखने की जरूरत नहीं है भाई, वो माल रखो अपनी दुकान में जो बिके। ठीक हो गया? इसके बाद आता है तीसरा टेक्निक जिसको बोलते हैं मेथड स्टडी। सर मेथड का मतलब काम करने का तरीका। मैंने आपको बोला ना टेलर फोकस करता था साइंस पे, हर चीज में साइंस लगाता था। तो टेलर का मानना यह है कि हर चीज को परफॉर्म करने का एक बेस्ट मेथड होता है, और वो मेथड कहां से आता है? साइंस से आता है। तो आपको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कुछ चीजों पे। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसने बोला मेथड। सपोज मुझे पढ़ाना है बच्चों, तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, इतने सालों में मैंने सीखा है कि वीडियो कैसी होनी चाहिए, कितने नोट्स बच्चों के पास होने चाहिए कि वो एग्जाम में लिखें पूरे 100 में से 100 आए। ऐसे थोड़ी बच्चे हमारे पीपीटी के नोट्स लिख के आते हैं और पूरे एग्जाम में 100 में 100, हर साल लाखों बच्चे इतने मार्क्स ले आते हैं। तो कैसे लाते हैं? क्योंकि मैं एक बेस्ट मेथड ढूंढ चुका हूं।
कैसे ढूंढा मैंने बेस्ट मेथड? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, टाइम टू टाइम टीचिंग करने से, विद टाइम धीरे धीरे मैं सीखा, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, दिस द मेथड स्टडी टेक्निक इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड। आपको कोई भी काम करना है भाई, पढ़ने का भी एक बेस्ट मेथड होता है, हर बच्चे का अपना अलग मेथड होगा वो, और उसको वो एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से धीरे धीरे पता लगेगा, राइट। देखो क्या बोल रहा है, टू डिटरमाइन द बेस्ट मेथड कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल कैसे लेना है, फाइनल प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेथड स्टडी हम क्यों करते हैं, क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि हमें बच्चों बेस्ट मेथड मिल जाए जिससे कॉस्ट कम से कम हो जाए, प्रोडक्शन बढ़िया हो और मैक्सिमाइज हो जाए क्वालिटी और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। ठीक है या नहीं है? देखो जैसे एग्जांपल बोल रहा है, फोर्ड मोटर कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को यूज करा कि कैसे हम गाड़ी को डिजाइन करें अच्छे तरीके से, उस क्या क्या सीक्वेंस होने चाहिए, वर्कर्स का प्रॉपर कहां कौन सा वर्कर होगा, बेस्ट मेथड सेट करके सब कुछ सेट कर दिया। अल्टीमेटली वेस्टेज कम हुआ, कॉस्ट कम हुआ, गाड़ी की क्वालिटी अच्छी बनी, क्वांटिटी अच्छी बनी, प्रॉफिट ज्यादा हुआ। ठीक है, तो ये होता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के बाद आता है मोशन स्टडी। बच्चों मोशन का मतलब मूवमेंट, मोशन का मतलब मूवमेंट। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो जब किसी ऑफिस में काम पे जाते हैं तो हर थोड़ी देर बाद वो चलते हैं, इधर से उधर, चल यार चाय पी आए, चल यार एक बंदे से दूसरे बंदे की डेस्क पे चलूं, चल यार उससे बात कर लूं, उससे इधर की बात कर लूं, उधर की बात कर लूं। भाई बहुत सारे मूवमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर करता है जो जरूरत ही नहीं होती, जिनकी जो रिक्वायर्ड ही नहीं होती। तो टेलर ने बोला वर्कर्स को ऑब्जर्व करो, देखो वो दिन में कितनी बार मूव कर रहे हैं, फिर उनके मूवमेंट्स को दो पार्ट्स में बांटो, रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, या फिर प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। तो जो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उसको चलने दो, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करो, उनको हटाओ, वर्कर्स को समझाओ कि भाई ये क्यों अपना समय वेस्ट कर रहा है, ये सब मत कर। तो इससे क्या होगा, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स खत्म हो जाएंगे, उनके पास ज्यादा समय होगा, ज्यादा समय होगा तो ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे तो आपके लिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ के आएगा। ये मोशन स्टडी बोलता है। क्या बोल रहा है, द साइंटिफिक टेक्निक इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या, टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर, कौन कौन सी मूवमेंट वर्कर करता है, फिर हमें डिफरेंशिएट करना है कौन सी प्रोडक्टिव मूवमेंट है, कौन सी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, फिर हम कट डाउन करेंगे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को और हम सूटेबल इक्विपमेंट और टूल्स लगाएंगे उनके आसपास ही, ताकि उनका मूवमेंट कम से कम हो। यानी वर्कर जब भी मूव करे तो काम के लिए मूव करे, अदरवाइज वो फालतू मूव ना करे। मूव नहीं करेगा तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा ज्यादा काम कर पाएगा, है ना। सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आ गया टाइम स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम स्टडी। सर टाइम स्टडी इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? बच्चों मैंने आपको क्या बोला, 100 डेज मास्टर क्लास, हम 100 दिन में सारा पोर्शन कर लेंगे। मुझे कैसे पता कि तुम 100 दिन में सब कुछ कर सकते हो? या सीबीएसई को कैसे पता कि वो 3 घंटे में तुम पेपर लिख सकते हो 80 मार्क्स का, है ना। हर चीज का एक टाइम है। अब तुम ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखते हो कि लाल बत्ती जल रही है, ग्रीन बत्ती जल रही है, उसके अंदर एक टाइम चल रहा होता है। वो टाइम क्या रैंडम ऐसे ही सेट कर दिया क्या? अगर ऐसा होता तो नहीं हो सकता था भाई, कोई भी चौक सही से नहीं चल सकता था, कोई भी एरिया ठीक से ऑपरेट नहीं हो सकता था। एक टाइम स्टडी करी गई है, एक स्टडी करी गई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि हर चीज को परफॉर्म करने में कितना समय लगता है। टेलर ने बोला आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम स्टडी करो कि अगर मैं शर्ट्स बनाता हूं तो इस शर्ट को बनने में कितना टाइम लगना चाहिए, फिर वो टारगेट दो अपने वर्कर्स को, उतने में वो पूरा करेंगे, फिर होगा देखो काम बढ़िया से, है ना। तो क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम। कितना टाइम लगेगा एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, कितना स्टैंडर्ड टारगेट होना चाहिए वर्कर्स के लिए, यानी उस समय में क्या उनका टारगेट होना चाहिए। जैसे 3 घंटे में तुम्हारा टारगेट है अपना 80 मार्क्स का पेपर पूरा करना, फिर कितने वर्कर लगेंगे उस काम को करने के लिए, है ना। टेलर ने बोला टाइम स्टडी कंडक्ट करो टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली। ये रैंडम टाइम मत दो, साइंटिफिकली टाइम ढूंढो, बेस्ट मेथड निकालो, अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करो, सही समय ढूंढो, ये सब टाइम स्टडी का पार्ट है। और लास्ट आता है बच्चों इसमें हमारा फटीग स्टडी। सर फटीग का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ रेस्ट, थक जाना बेसिकली। फटीग का मतलब होता है थक जाना। तो अब एक वर्कर अगर थक गया है काम करते करते तो आपको क्या करना है, आपको उसको रेस्ट देना है। अब वो रेस्ट कितना होना चाहिए, यानी कितनी देर का होना चाहिए, दिन में कितनी बार होना चाहिए, 1 बार 2 बार, और कितनी देर के बाद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने वर्कर को 2 बार रेस्ट दूंगा,
हर रेस्ट इंटरवल 30 मिनट का होगा और हर 4 घंटे के बाद होगा कि मेरा वर्कर आएगा सुबह 8 बजे, 8 से 12 काम करेगा, 30 मिनट्स का इंटरवल दूंगा, फिर 12:30 से 4:30 काम करेगा, 30 मिनट्स का इंटरवल दूंगा, फिर 5 से 9 काम करेगा। मतलब मैंने वैसे ही तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया। दिन में 2 बार रेस्ट इंटरवल हो गया, 30 मिनट्स का हो गया और हर 4 घंटे के बाद हो गया। मैंने देखा कि वर्कर यहाँ से अच्छे से अपनी एनर्जी वापस से रीगेन कर लेता है। 30 मिनट्स में वो चाय कॉफी बढ़िया पी लेता है, वापस से उसकी एनर्जी रीगेन हो जाती है। तो मैंने कौन सा स्टडी करा? मैंने करा बच्चों फटीग स्टडी। तो व्हाट इज फटीग स्टडी? दिस टेक्निक इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, रेस्ट इंटरवल कितनी बार होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल कितनी देर के लिए होना चाहिए, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कितने टोटल रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए। टेलर सजेस्टेड दैट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय विश। ये जो है ये विश से नहीं होनी चाहिए, एंड डिसाइडेड बाय प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक हो गया बेटा, ये इसका एग्जाम्पल है। ऑल राइट, परफेक्ट है। इसके बाद लास्ट टेक्निक आती है, मेंटल रेवोल्यूशन भी लिखा गया हमने, हाँ लिखा है, बस इसके बाद फेयोल की बात हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि हमारे पास ना कई बार ऐसा लिखा होता है वर्क स्टडी, तो ये जो 4 हमने पढ़े ये वर्क स्टडी के ही पार्ट थे। ठीक है, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वर्क स्टडी में क्या क्या आता है, तो ये चारों वर्क स्टडी का ही पार्ट है। यानी वर्क स्टडी में 4 स्टडी है, मोशन, मेथड, टाइम, फटीग। ठीक हो गया। अब आता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग। पीस वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम का मतलब अलग अलग वेजेस मिलनी चाहिए वर्कर्स को। टेलर ने बोला बच्चों कि अगर आपको अपने वर्कर्स को मोटिवेटेड रखना है तो उनको सेम पैसा मत दो, टारगेट के अनुसार पैसा दो, काम के अनुसार पैसा दो। यानी मैंने अपने वर्कर को बोला कि भैया ऐसा है, मेरा जो स्टैंडर्ड पे है वो है 50 रुपीज पर यूनिट, और मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट कितना चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए 40 यूनिट्स। यानी अगर आप 40 यूनिट्स तक प्रोडक्शन करते हो तो हम आपको 50 के हिसाब से पे करेंगे, और अगर आपका आउटपुट जो है वो ग्रेटर देन 40 यूनिट्स हो जाता है, 40 से ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम आपको 60 पर यूनिट के हिसाब से पे करेंगे। यानी हमने क्या करा, हमने अलग अलग रेट दे दिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 40 यूनिट तो बने, और ज्यादा बनेगा तो मेरा ही फायदा है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऐसा भैया अगर आप 40 यूनिट तक बनाओगे, 40 यूनिट तक बनाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा बनाओगे तो इतना मिलेगा। तो अब 2 वर्कर ले लो, एक है हमारा चिंटू और एक है हमारी चिंटी। चिंटू ने बोला ठीक है यार 40 यूनिट बना लेता हूं। चिंटू ने बनाने की कोशिश करी 40 यूनिट्स, लेकिन उसकी 30 यूनिट्स ही बन पाई, 30 यूनिट्स बन पाई। चिंटी ने पूरा पुश करके अपना बेस्ट दिया और चिंटी ने बना दी 50 यूनिट्स। अब देखो दोनों की यूनिट्स में 20 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। उसने 40 से 10 कम बनाई है, उसने 40 से 10 ज्यादा बनाई है। तो चिंटू को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 50 के हिसाब से, 5 × 3 15, 1500 रुपए चिंटू को एक दिन के मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं चिंटी ने 50 यूनिट्स बनाई है, 40 से ज्यादा बनाई है, तो इसको मिलेगा 60 के हिसाब से, तो चिंटी को मिल जाएंगे 3000 रुपीज। आप देख रहे हो फर्क यूनिट्स का इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इसका डबल पैसा कमा गई चिंटी। तो चिंटी तो बहुत खुश होगी, बहुत मोटिवेटेड होगी कि हाँ यार क्या बढ़िया पैसा बना इस बार, तो अगले महीने और मेहनत करूंगी और ज्यादा यूनिट्स बनाऊंगी तो मेरा और पैसा बनेगा। और चिंटू भी अगली बार के लिए मोटिवेटेड होगा कि यार इस बार तो नुकसान हो गया, अगली बार कम से कम 40 तो बनानी ही बनानी है, स्टैंडर्ड पे तो जाना ही जाना है। अगर मैं स्टैंडर्ड पे जाता, अगर मैं 40 यूनिट बनाता या 41 भी कर देता, 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा बनाया था, तो 60 के हिसाब से पैसे मिलते, बहुत पैसा बढ़ जाता। तो चिंटू को ये फील होगा कि यार तो नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो और मेहनत करेगा और बेटर करेगा। तो ध्यान रखना है आपको बच्चे कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका वर्कर डीमोटिवेट हो रहा है, तो आप अलग अलग वेज सिस्टम बना दो कि काम के हिसाब से पैसा मिलेगा। ज्यादा काम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करोगे कम पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में हम मेनली ये समझते हैं कि अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग पैसा पे करो तो मोटिवेटेड रहेंगे वो। देखो, दिस टेक्निक एम्फेसाइजेस on paying different rate of wage
for efficient and inefficient employees. The technique of differential wage system insists on number 1 paying different rate of wages to efficient and inefficient. हमारे केस में चिंटी एफिशिएंट थी और चिंटू इनएफिशिएंट था, ठीक है। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज उनको मोटिवेट करेंगे, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज जो इनएफिशिएंट है उनको भी मोटिवेट करेंगे, यानी दोनों को मोटिवेट करेगा। When payment is given according to number of units, automatically production will be maximized. प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और ये टेक्निक एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है एम्प्लॉइज के लिए। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर ने बहुत साफ साफ बोला कि वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए काम के बेसिस पे पैसा दो, टाइम के बेसिस पे मत दो कि महीने के इतने मिलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन मेनली एक रीड ओनली है। मेंटल रेवोल्यूशन में वही है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाली बात कि आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, आपको मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे के टुवर्ड्स रेवोल्यूशन लेके आना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और नेगेटिव एटीट्यूड को हटाना है। तो चेंज करो अपने मेंटल एटीट्यूड में, वर्कर और मैनेजमेंट एक दूसरे की तरफ, कोऑपरेशन बनाओ एक दूसरे के लिए, ठीक है। फीलिंग ऑफ सस्पिशन बंद करो। सस्पिशन मतलब शक करना या उनको अपने से अलग मानना, ये सब नहीं होना चाहिए। उसने बोला हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को लगता है कि मैनेजमेंट उनको एक्सप्लॉइट करता है, ओवरबर्डन करता है, और मैनेजमेंट को लगता है वर्कर्स हमेशा चोरी चकारी करते हैं, डैमेज करते हैं इक्विपमेंट को, केयरलेस होते हैं। तो इन दोनों को एक दूसरे के टुवर्ड्स मेंटल रेवोल्यूशन लाना है, थॉट प्रोसेस चेंज करना है, तब ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की होगी। ये सारी बातें बच्चों किसने करी? ये सारी बातें करी टेलर ने। और इसी के साथ हमारा 60% चैप्टर खत्म, 60% चैप्टर खत्म। अब बचा रिमेनिंग 40% जो फेओल का है। अब फेओल पे चलते हैं। फेओल में तो बच्चों सिंपल हमें बस 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। जैसे टेलर के 4 प्रिंसिपल्स थे ना, वैसे फेओल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, हमको वो पढ़ना है और चैप्टर खत्म। फेओल की कोई टेक्निक्स नहीं है, टेलर के 4 प्रिंसिपल्स हैं और टेक्निक्स हैं, फेओल के बस 14 प्रिंसिपल्स हैं, फिर खत्म। देखो सर फेओल कौन है? हेनरी फेओल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। इन्होंने काफी चीजें दी हैं बच्चों, जैसे इन्होंने मैनेजरियल स्किल्स पे बहुत काम करा, इन्होंने मेन स्टेप्स दिए, यानी हम अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उसमें प्रोसेस पढ़ेंगे, तो वो प्रोसेस पूरे इन्होंने दिए, ठीक है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप करे, तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है फेओल का भी मैनेजमेंट के अंदर। अब फेओल के प्रिंसिपल्स के साथ शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रिंसिपल जो फेओल ने दिया वो है डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब ये ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं, मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूं। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है बच्चों काम को बांटना। फेओल ने ये बोला कि भैया एक अब देखो टेलर ने भी तो फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, काम को बांटा ही था ना। फेओल का भी यही मानना है कि अगर आप एक ही इंसान से सब कुछ कराना चाहोगे तो वो सब कुछ नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, ओवरबर्डन्ड होगा, वो कहीं ना कहीं फेल होगा अपने काम में, अपने अप्रोच में। तो काम को बांटो, काम को डिवाइड करो, डिवीजन करो। अगर कोई काम आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट करना चाहिए तो वो अनइंपॉर्टेंट टास्क मुझे अपने सबऑर्डिनेट को दे देना चाहिए, अपने जूनियर को दे देना चाहिए। इससे क्या होगा, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर पाऊंगा और जिसको जो करना आता है वो कर रहा होगा ज्यादा बढ़िया तरीके से। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगा। जैसे मैंने थंबनेल्स खुद बनाने की कोशिश करी तो शायद मैं इतना अच्छा ना बना पाऊं, तो मैंने क्या करा, एक ग्राफिक डिजाइनर को दे दिया, भाई उसका वही काम है, वो वही अच्छे से बना पाएगा। अब जैसे ही मैं ग्राफिक डिजाइनर को दूंगा वो अच्छे से वो चीज कर पाएगा, तो मेरे थंबनेल्स भी अच्छे बन रहे होंगे, मेरी टीचिंग भी अच्छी हो रही होगी, मेरी एडिटिंग भी अच्छी हो रही होगी, मेरी पीपीटी भी अच्छी बन रही होगी। जिसका जो काम है वो इंसान वो कर रहा है, तो इससे स्पेशलाइजेशन आता है। तो देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स। छोटे छोटे टास्क्स में काम को बांटो। 1 टास्क और यूनिट शुड बी असाइन टू 1 पर्सन। एक इंसान जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसका जो क्वालिफिकेशन है, जिसका जो एक्सपीरियंस है, उसको वो काम दो। जब एक इंसान वही चीज बार बार कर रहा होगा तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो, काम को बांटते हो, लोगों को काम करने देते हो उनकी नॉलेज के हिसाब से, तो एक तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब कि आपका सारा काम स्पेशलाइज्ड होगा, एक्सपर्ट्स कर रहे होंगे। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कम खर्चा आएगा। भाई जो इंसान एक चीज को बार बार करता है वो वेस्टेज कम करता है, और अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा, डुप्लीकेशन हो सकता है, यानी एक ही काम को 2 बार कर सकते हो, राइट। ये तो आपको मेनली रीड करने हैं, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, काम को बांटो। दूसरा अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन। फेयोल ने बोला बच्चों कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पावर्स मिलती हैं, बट अगर लोगों को आपने पावर दी है तो उनको आप जिम्मेदारी भी दो, क्योंकि अगर जिम्मेदारी नहीं होगी तो लोग अपने पावर का मिसयूज करेंगे। तो खाली पावर देना सफिशिएंट नहीं है, पावर किसी को मिल रही है तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी चाहिए। भाई मेरे पास पावर है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने मुझे पावर दिया कि आप हमें पढ़ाओ, बट मेरी जिम्मेदारी भी तो है कि मैं हर चीज टाइमली पूरा करके दूं, आपको खत्म करके दूं हर चीज। तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खाली अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बेकार है, खाली जिम्मेदारी विदाउट पावर बेकार है। अगर खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, कोई पावर नहीं, तो भी बेकार है। तो देखो क्या बोल रहा है अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजंस। हमें पावर मिलनी चाहिए टू टेक डिसीजंस, हमें डिसीजंस अच्छे से लेने हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। फेयोल ने बोला देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों चीजें दो, जिसको भी दोगे, एक से काम नहीं चलेगा। खाली अथॉरिटी इंसान कर नहीं पाएगा, कुछ मिसयूज करेगा। खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे दी, कोई पावर नहीं दी, तब भी नहीं होगा। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, ज्यादा पावर दे दोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, एंड बहुत जिम्मेदारी दे दोगे, पावर नहीं दोगे तो वर्कर काम ही नहीं कर पाएगा। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों। देखो आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स के पास पावर है तो जिम्मेदारी भी है, आपके स्कूल में आपके टीचर्स के पास पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऐसा नहीं है वो भाग नहीं सकते अपने काम से। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चलती है साथ में। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया। इसके बाद इससे क्या फायदे होंगे, देखो मिसयूज नहीं होगा पावर का, और आप अपनी टाइम पे काम पूरा कर पाओगे। और अगर आप इस प्रिंसिपल को तोड़ते हो तो काम डिले होगा, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तो काम डिले होगा, अथॉरिटी का मिसयूज होगा, और ओवरबर्डन भी हो सकता है इंसान। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। सर डिसिप्लिन का क्या मतलब हुआ? डिसिप्लिन का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होने चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर कट हिसाब किताब होना चाहिए कि भैया ये काम ऐसे होगा, और जो इंसान इस काम को ऐसे नहीं करेगा इसके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। स्कूल का टाइम होता है, कॉलेज का टाइम होता है, पेपर का टाइम होता है। बच्चा अगर पेपर में लेट पहुंचता है तो उसको बैठने नहीं दिया जाता, इसीलिए सब टाइम पे जाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो कोई कभी आ रहा होगा, कोई कभी आ रहा होगा, कोई कभी आ रहा होगा। तो डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट गाइस। बिना डिसिप्लिन के लोग ठीक से काम ही नहीं करेंगे। ह्यूमन नेचर है, ये इधर उधर उल्टा सीधा ढीला ढीला काम करता है। इसको अगर सही रखना है तो डिसिप्लिन जरूरी है। तो क्या बोल रहा है, डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज एग्रीमेंट। डिसिप्लिन में अच्छे सुपीरियर होने चाहिए जो अच्छे रूल्स बना के दें। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, सब कुछ बहुत क्लियरली पहले से चर्चा करी गई हो। कमिटमेंट्स अपने समय पे पूरे करने हैं हर लेवल पे, और जो नहीं करता उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, पेनल्टी पनिशमेंट कुछ भी लगना चाहिए। तो फेयोल ने बोला कि डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। हर लेवल पे डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं है वर्कर्स को तुमने खूब डिसिप्लिन करा हुआ है, खुद कुछ करते नहीं हो। डिसिप्लिन से क्या होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग होगा, वही सब लोग अपना काम ठीक से करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कम खर्चे में काम होगा। डिसिप्लिन नहीं होगा तो डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, इधर उधर लोग कुछ भी टाइम पास करते होंगे, वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का, काम में डिले होगा। तो ये सब बच्चों कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। 3 प्रिंसिपल समझ में आए फेयोल के। ऑर्गेनाइजेशन में काम को बांटो, बैंक्स में देखते हो काम बटा होता है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर है किसी के पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी मैनेज वो अच्छे से कर पाएगा। डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। चलो सर अब चलते हैं चौथे पे। फोर्थ है बच्चे हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब है ऑर्डर, और यूनिटी का मतलब एक। यहां पे फेयोल ने बोला कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर के ऊपर एक से ज्यादा बॉस होंगे, यानी 2 बॉस, 3 बॉस, 4 बॉस, तो वो एम्प्लॉय तो कंफ्यूज ही रहेगा, भाई मैं किस बॉस की बात मानूं भी या ना मानूं। मैं दूसरे को बोल दूंगा पहले का काम कर रहा था, पहले को बोल दूंगा दूसरे का काम कर रहा था, काम चोरी करने का मौका मिल गया। फेयोल ने बोला एक एम्प्लॉय के ऊपर बस एक ही बॉस होना चाहिए, कमांड एक ही बॉस से आनी चाहिए। अगर मल्टीपल बॉस होंगे तो वो मिसयूज करेगा उस चीज का, और वो कंफ्यूज रहेगा किसकी बात पहले मानूं किसकी बात बाद में मानूं। तो देयर शुड बी ओनली सिंगल बॉस, बहुत सारे बॉस नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर।
ऑर्डर भी एक से आनी चाहिए और उसकी जवाबदेही, अकाउंटेबल का मतलब जवाब देना, वो भी एक को ही दे वो जवाब। इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, अगर एक से ज्यादा लोग होंगे तो वो कंफ्यूज होगा और वो समझ नहीं पाएगा कि पहले किसका ऑर्डर फुलफिल करूं। फेयोल ने बोला बेटा कि अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, वॉयलेट होता है, टूटता है, तो यहां से अथॉरिटी अंडरमाइन होती है। अंडरमाइन का मतलब पावर को कम वैल्यू दी जाती है, ठीक है। डिसिप्लिन फेल होता है, जो पार्टी का मतलब फेल हो जाता है, एंड ऑर्डर डिस्टर्ब्ड हो जाता है, यानी आप कहीं भी सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो कई बार केस स्टडीज में ये लाइन लिख के आती है कि फेयोल ने ये कहां पे बोला, तो ध्यान रखना यूनिटी ऑफ कमांड में बोला। क्या बोला कि अगर एक बॉस से ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो अथॉरिटी का मिसयूज होगा, मतलब जो इंप्लॉई है वो उसको अच्छे से नहीं फॉलो करेगा, डिसिप्लिन खराब होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्डर डिस्टर्ब्ड होगा, ठीक है। ओके, इसके क्या फायदे होंगे? अगर एक बॉस से आएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई ईगो क्लैश नहीं होगा और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, टाइम पे काम होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा एम्प्लॉय के माइंड में, सबॉर्डिनेट को चांस मिलेगा अपनी जॉब से भागने का, मतलब वही मैंने आपको बताया ना कैसे भागता है वो, और ईगो क्लैश भी हो सकता है अलग अलग सुपीरियर्स के बीच में कि मेरी बात क्यों नहीं मानी, दूसरा बोल रहा है मेरी बात क्यों नहीं मानी, तो ईगो क्लैश चलता है। इसके बाद आता है बच्चों यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट का एक प्लान होना चाहिए। भाई पूरी डिपार्टमेंट में अगर अलग अलग प्लान होंगे ना तो कंफ्यूजन होगा। वन यूनिट, वन हेड, वन प्लान, एक यूनिट का एक बॉस, एक ही प्लान होना चाहिए। अगर एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम अल्टीमेटली एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए खेलेगी ना यार। अगर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हो रहा है तो फोकस पूरी टीम का ये होगा कि हमें जीतना है, अलग अलग प्लान्स नहीं होंगे उनके, प्लान एक ही कॉमन डायरेक्शन में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वन कॉमन डायरेक्शन, इसीलिए हम उसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोला गया? ऑल द यूनिट्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स शुड बी मूविंग टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड फोकस्ड एफर्ट्स। यहां पे वही कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म वाली बात कर दी फेयोल ने भी कि भैया हर डिपार्टमेंट एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे की मदद करे और प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करके चले। हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का सेम ऑब्जेक्टिव जो भी है उनका वन हेड वन प्लान होना चाहिए, ठीक है। इससे यूनिटी ऑफ एक्शन होगा एंड कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। परफेक्ट हो गया। हर डिपार्टमेंट का अपना इंचार्ज होना चाहिए, अपना प्लान होना चाहिए, अपना एग्जीक्यूशन होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका गोल अचीव होगा, एम्प्लॉइज के एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग का मतलब कोई भी इंसान दो काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, दो इंसान एक काम नहीं करेंगे बेसिकली। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भाई तूने भी ये कर दिया मैंने भी ये कर दिया, क्यों? क्योंकि प्लान ही पता नहीं था, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन खराब होगा, एफर्ट वेस्ट होगा। अब देखो बच्चों, हमें जो हमारा पढ़ने का पर्पस है ना, हम ये लाइंस क्यों पढ़ रहे हैं सर, हम लाइन टू लाइन क्यों पढ़ रहे हैं सर? बच्चों ये लाइंस एनसीईआरटी की हैं, मेरी मजबूरी है तुम्हें लाइंस पढ़ाना। अगर मैं तुम्हें लाइंस नहीं पढ़ाऊंगा ना तुम्हें कीवर्ड्स नहीं पता चलेंगे। अब जैसे हर प्रिंसिपल में तुम्हें कीवर्ड बता रहा हूं, इस प्रिंसिपल में ये कीवर्ड है वन हेड वन प्लान, इस प्रिंसिपल में ये कीवर्ड था कि फेयोल ने बोला कि ये। अब देखो अगर मैं तुम्हें सिर्फ समझाने पे चला गया ना और मैंने तुम्हें कीवर्ड नहीं दिखाए तो तुम केस स्टडी में उलझोगे। इसीलिए ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने कवर करी है, इसीलिए पीपीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से एक एक लाइन मेरे साथ साथ पढ़ना, उसको समझना और फिर अपना पेपर लिखना, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें 100 लाने से, ठीक है मेरी जान। चलो सर ये भी डन हो गया। अब ये एक डिफरेंस है, तुम खुद पढ़ोगे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये आप खुद पढ़ेंगे। अब आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? सबऑर्डिनेशन का मतलब छोटा होना। छोटा होना, क्या छोटा है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, किससे? जनरल इंटरेस्ट से। जनरल का मतलब बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सनल इंटरेस्ट। यानी बच्चों अगर मेरे बच्चों का पेपर है, सपोज आप लोगों का एग्जाम है और आपके एग्जाम के पिछले दिन मेरा बर्थडे है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो बर्थडे मनाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो ना यार। तो मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? अपने इंटरेस्ट पे। किसको इग्नोर कर रहा हूं? मेरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। इससे दोनों को नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं चलेगी तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मेरा भी नुकसान होगा एट द एंड। तो फेयोल ने क्या बोला, जब भी ऐसा हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और आपका पर्सनल इंटरेस्ट आमने सामने हो तो अपने इंटरेस्ट को भूल जाओ। हमेशा अपने इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ मैच करने की कोशिश करो। हमेशा ये सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा तो मेरा भला होगा,
तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब आगे रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट आगे रहना चाहिए किससे? इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स से। यानी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा बाद में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का हित पहले हो। बेटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी तो एम्प्लॉइज का भी घर चलेगा ना। ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगा तो एम्प्लॉय घर कहां से चलाएंगे, राइट? तो मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद organization interest. Individual goals must be sacrificed for achieving organizational goals. ऐसा करने से क्या होगा, आपके गोल्स पूरे होंगे और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। इसको अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, गोल अचीव नहीं होंगे और एम्प्लॉइज भी सफर करेंगे लॉन्ग रन में। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आ रहा है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब पैसे कैसे मिलने चाहिए। तो जैसे टेलर ने बोला था ना डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ऐसे ही फ्योल ने भी बोला है। फ्योल ने क्या बोला कि भैया रेम्यूनरेशन काम के आधार पे होनी चाहिए, जो जैसा काम करे वैसा पैसा दो, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, आपके वर्क के बेसिस पे, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के बेसिस पे और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में क्या क्या पैसा मिलता है ये सब देखो। ये सब देखने के बाद फिर डिसाइड करो कि एक अच्छी फेयर रेम्यूनरेशन क्या है और फिर वो फेयर रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एम्प्लॉइज मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसने बोला एम्प्लॉइज खुश रहने चाहिए। अब फेयर कैसे डिसाइड होगा, उनको अच्छी सैलरी वेजेस मिलनी चाहिए। वो कैसे डिसाइड होगा कि भैया वो उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार है, उनके वर्क के अनुसार है, आपकी पेइंग कैपेसिटी में है, कॉम्पिटिटिव अच्छे से चेक कर लो क्या क्या दिया जाता है और गवर्नमेंट के लीगल लेजिस्लेशंस भी पूरी होनी चाहिए। तो ये सब देखना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। ठीक है, ये देखो आपकी क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है, गवर्नमेंट का मिनिमम वेज क्या है, कॉम्पिटिटर क्या क्या देता है और आपके एम्प्लॉय की स्किल क्या है। ठीक है, इसे फॉलो करोगे तो एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे। फॉलो नहीं करोगे तो टर्नओवर होगा। टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉय छोड़ेंगे, लीव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, क्विट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, छोड़ के जाएंगे और डिससेटिस्फैक्शन होगा उनमें। इसके बाद आता है बच्चों सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बाबू सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पे डिसीजन सारे के सारे सिर्फ टॉप लेवल से हो। अगर सारे के सारे डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल ले रहा है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। और अगर हमने डिसीजंस को बांट दिया, टॉप लेवल भी अपने लेवल पे डिसीजंस ले रहा है, हमने मिडिल लेवल को भी पावर दी कि चलो तुम भी डिसीजन लो, हमने लोअर लेवल को भी पावर दी कि चलो तुम भी डिसीजन लो। तो अगर हमने डिसीजंस को बांट दिया, टॉप में, मिडिल में, लोअर में, सब अपने अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, कोई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जब हर लेवल के डिसीजन टॉप लेवल ले, मेरे घर में सारे डिसीजन मेरे पापा लेंगे, कोई कुछ भी है पापा बताएंगे कि मुझे पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, पापा बताएंगे कि मुझे ऑफिस जाना है नहीं जाना है, पापा हर चीज पापा बताएंगे क्योंकि वो बड़े हैं। सेंट्रलाइजेशन। और सबको पावर मिली है, मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा, पापा अपने डिसीजन खुद लेंगे, मम्मी अपने डिसीजन खुद लेगी। डिसेंट्रलाइजेशन। डिफरेंस समझे? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्योल ने बोला अगर तुमने कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन कर दिया ये भी गलत, नीचे वाले परेशान रहेंगे। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया ये भी गलत, पावर का मिसयूज होगा। दोनों का बैलेंस बनाओ। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगा, टॉप लेवल के हाथ में रखो, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, वो सीनियर मोस्ट हैं, अच्छे हैं, नॉलेजेबल हैं, उनको पता है। जो नॉर्मल डिसीजंस हैं, जो आपको लगता है कि अगर वो बार बार टॉप लेवल तक आ रहे हैं तो टॉप लेवल का टाइम ही वेस्ट हो रहा है, तो मिडिल को अपना काम करने दो, उतना डिसीजन उनको लेने दो। लोअर को अपना काम करने दो, उतना डिसीजन उनको लेने दो। डिसीजन मेकिंग एक लिमिटेड लेवल तक बांट दो। तो ना कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड, ना कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड। दिस इज द वे यू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। समझे क्या बोला? सेंट्रलाइजेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल। फ्योल ने बोला कंपनी ना तो सेंट्रलाइज होनी चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का। There is a need to balance subordinates involvement through decentralization with manager retention of final authority। यानी आप लोअर लेवल, मिडिल लेवल को भी मौका दो, बट फाइनल डिसीजन टॉप लेवल के हाथ में ही रखो। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलती है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा आपको? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग क्विक होगा। फॉलो नहीं करोगे तो इससे क्या होगा? डिले इन डिसीजन,
भाई सब कुछ टॉप लेवल लेगा तो छोटी छोटी बात के लिए उनको परेशान किया जाएगा, डिले होगा, टाइम लगेगा, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन से मिसयूज होगा। तो दोनों ही ठीक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, यानी सो सॉरी गाइस, मेरा गला खराब है। ऐसी होती है बच्चों स्केलर चेन। देखो कि ऑर्गेनाइजेशन में ए के पास पावर है कि वो बी को बताएगा क्या करना है, बी बताएगा सी को, सी बताएगा डी को। ऐसे ही कम्युनिकेशन भी होगा, ए बी से कम्युनिकेट करेगा, बी सी से, सी डी से। अगर डी को ए से कोई बात करनी है तो वो ऐसे चलेगा, पहले वो सी को बताएगा, फिर बी को, फिर ए को। इसको स्केलर चेन बोलते हैं। देखो इससे टाइम बचता है बच्चों। यानी कैसे सर, कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे प्रिंसिपल है, ये वाइस प्रिंसिपल है, ये क्लास टीचर है और ये मॉनिटर है। अब अगर किसी बच्चे की पेंसिल चोरी हो गई, वो चला गया जी प्रिंसिपल के पास, मैम मेरी पेंसिल चोरी हो गई है, मेरी पेंसिल ढूंढ के दो। भाई प्रिंसिपल कहाँ से, प्रिंसिपल को और भी काम है, प्रिंसिपल पेंसिल कहाँ से ढूंढ के दे? तेरी पेंसिल चोरी हो गई है, तू मॉनिटर को बता कि हाँ भाई पेंसिल चोरी हो गई। अब मॉनिटर ने ढूंढने की कोशिश करी, फिर उसको पता चला कि बड़े लेवल पे हो रही है तो पेंसिल चोरी। उसने बताया क्लास टीचर को कि मैम ये प्रॉब्लम चल रही है, इसे सॉल्व करो। फिर क्लास टीचर ने सॉल्व कर दिया। तो एक चेन है जिसके थ्रू इसके ऊपर बहुत बर्डन नहीं आएगा, ना इसके ऊपर आएगा, ना इसके ऊपर आएगा, ना इसके ऊपर आएगा। जिस लेवल का काम होगा उस लेवल पे सॉल्व हो जाएगा। तो इस चेन को फॉलो करने को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। यही चीज कम्युनिकेशन में भी होनी चाहिए कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो ए जी तक नहीं जा रहा, ए अपनी बात, प्रिंसिपल ने अपनी बात वाइस प्रिंसिपल को कम्युनिकेट कर दी, वाइस प्रिंसिपल अपने आप क्लास टीचर्स तक पहुंचा देगी, क्लास टीचर्स अपने आप मॉनिटर तक पहुंचा देंगे, तो बहुत लोगों का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, राइट। इसको बोलते हैं स्केलर चेन। ये जरूरी होती है बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब बच्चों अगर ऐसा है कि सर सपोज अब डी को एफ से बात करनी है तो चलेगी कैसे? डी इसको बताएगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, फिर ये इसको, ऐसे चलेगा। बट सर अगर इमरजेंसी हुई कोई, अगर बहुत इमरजेंसी है कि सी को एफ से बात करनी है या डी को एफ से बात करनी है, क्या हम डायरेक्टली यहां बात कर सकते हैं? तो इमरजेंसी के केस में ऐसा हो सकता है। इमरजेंसी के केस में आप चेन तोड़ सकते हो, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। चेन को तोड़ना इज गैंग प्लैंक। अगर सी को कुछ बात बोलनी है एफ को तो नॉर्मली ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, बट इमरजेंसी के केस में ये चेन टूट सकती है, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। देखो क्या बोल रहा है स्केलर चेन मींस अ लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। फ्योल ने बोला ये चेन को फॉलो करना चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी बात करनी है इस चेन को फॉलो करो। एक तो रिकॉर्ड रहेगा कि भैया सी को अगर कोई बात बोली गई है तो बी नहीं बोली होगी, बी को कोई बात बोली गई है तो ए नहीं बोली होगी, बाकी तो कोई कम्युनिकेट ही नहीं करता। तो कितना ईजी हो जाएगा ना पकड़ना। Sometimes following scalar chain becomes a long process and some important piece of information have to be passed. वो डिले हो जाती है। तो इमरजेंसी के केस में फ्योल ने शॉर्टकट अलाउ करा जिसको बोला गया गैंग प्लैंक। ठीक है, तो गैंग प्लैंक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है एम्प्लॉइज के बीच में अलग अलग पोजीशंस पे, और स्केलर चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है बेटा, इसके फायदे क्या होंगे? सिस्टमैटिक फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा। नुकसान क्या होंगे? कम्युनिकेशन गैप आ सकता है और क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट। ये तो हमारे घर में भी होता है, हर चीज का एक फिक्स प्लेस होता है ना। भाई मुझे शर्ट ढूंढनी है तो मुझे पता है कहाँ मिलेगी, जीन्स ढूंढनी है तो मुझे पता है कहाँ मिलेगी, शूज ढूंढने हैं तो मुझे पता है कहाँ मिलेंगे। तो हर चीज का और हर इंसान का एक फिक्स्ड प्लेस है। देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फ्योल ने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अरेंजमेंट होना चाहिए, हर चीज का और हर इंसान का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, नहीं तो लोग उसको ढूंढने में ही बहुत समय वेस्ट कर देंगे, अननेसेसरी मूवमेंट हो जाएंगे, फिर मोशन स्टडी करनी पड़ेगी। टेलर की भी यही बात थी। तो क्या बोल रहा है कि आप प्रॉपर अरेंजमेंट बनाओ, अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग बनाओ, अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीवन बनाओ, सबका समय बचेगा। क्या बोल रहा है? It refers to orderly arrangement of men and material that is fixed place for everything and everyone. फ्योल ने बोला कि एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। भाई अगर तुम्हें चाबी ढूंढनी है अपनी एक्टिवा की, स्कूटर की, गाड़ी की, वहीं मिलती है ना जहां उसकी जगह है, तो फटाफट ढूंढ लेते हो। वहां नहीं होगी तो परेशान होगे ना परेशान। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो नो टाइम एंड एनर्जी इज वेस्टेड इन सर्च ऑफ मटेरियल एंड पर्सन। इसको फॉलो करने से क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा और स्मूथ वर्किंग होगा। फॉलो नहीं करोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और सही समय पे सही लोगों को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का सिंपल सा मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई। इसका कीवर्ड क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज। भाई किसी का कोई भी कलर है, कोई कास्ट है, कोई जेंडर है, कोई रिलीजन है, कोई कस्टम है, कोई ट्रेडिशन है, कोई इंसान किसी भी बैकग्राउंड से आता है, तुम भेदभाव मत करो। ऑर्गेनाइजेशन में सब एक है, सब एक है, तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो क्या बोला, इफ अ मैनेजर इज बायस्ड, अगर वो बायस्ड है, भेदभाव करता है, तो एम्प्लॉइज विल गेट डिससेटिस्फाइड और वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी जेंडर, मेल फीमेल में, रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी, कोई भी लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर एम्प्लॉइज खुश रहेंगे कि कोई भेदभाव नहीं है, मोटिवेटेड फील करेंगे। भेदभाव होगा तो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, लेबर छोड़ छोड़ के जाएगी, अनहेल्दी रिलेशंस बनेंगे। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है बच्चों, एक एम्प्लॉय को स्टेबल रखो, एक एम्प्लॉय को जल्दी से मत निकालो। भाई तुमने कोई एम्प्लॉय हायर करा, 2 महीना उसकी ट्रेनिंग करी, उसके बाद वो काम पे आया, 7 दिन बाद तुमने बोला है तो बेकार है, हटाओ, नया ढूंढेंगे। भाई तुमने कितना समय वेस्ट कर दिया। पहले तुमने उसको ढूंढने में समय लगाया, फिर उसकी ट्रेनिंग पे समय लगाया, पैसा लगाया। उस एम्प्लॉय को टाइम तो दो स्टेबल होने का। तो फ्योल का मानना यह है कि बार बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफर या टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर तुम एम्प्लॉय को स्टेबल ही नहीं होने दोगे तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा भाई। उसको अगर अपना बेस्ट देना है तो उसका स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉइज। ये इंपॉर्टेंट है इसका कीवर्ड, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर इनसिक्योरिटी होगी तो फिर वो अपना फुल कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। बार बार, ये भी कीवर्ड है, अगर आप बार बार उसको चेंज करते रहते हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा है, क्योंकि इन डिसीजन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद उनको अपनी पोस्ट पे रहने दो, मतलब उसको जल्दी से चेंज मत करो। अगर आपने जल्दी जल्दी बदला ना एम्प्लॉय तो आपको नुकसान होगा, आपका बहुत पैसा वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो कि उनको रीजनेबल टाइम देते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी एम्प्लॉइज की, टाइम एंड मनी वेस्ट नहीं होगा। और ऐसा नहीं करते तो इसका उल्टा लिख दो, वेस्टेज होगा रिसोर्स का और फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन होगा एम्प्लॉय में। इसके बाद आता है बच्चों इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव का मतलब आगे बढ़ के बोलने का मौका दो, आगे बढ़ के सजेशन, आइडिया देने का मौका दो। यानी कि एम्प्लॉइज को, आप एम्प्लॉइज के सजेशंस को वेलकम करो, उनसे आइडियाज लो, उनसे बात करो, वो भी सेटिस्फाइड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे और ऐसा हो सकता है तुम्हें कुछ बहुत अच्छा आइडिया आ जाए, है ना। तो बोल रहा है फ्योल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव। एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी दो कि तुम आगे बढ़ो, इनिशिएटिव लो, एंड मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान। इससे उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप, ये कीवर्ड है इसका, आपको वेलकम करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वेलकम करने हैं सजेशंस एंड आइडियाज ऑफ द वर्कर्स या एम्प्लॉइज, ठीक है। तो एक अच्छी कंपनी में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होता है जहां पे हम उनको इनिशिएटिव करने का मौका देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं और फिर अच्छी चीजों पे उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और मिलजुल के काम करते हैं। सही हो गया। इसके पॉजिटिव्स क्या होंगे, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी कि हाँ सब एक है, उसके साथ साथ एम्प्लॉइज भी अचीव करेंगे अपने टारगेट्स टाइम पे। इसके नेगेटिव्स क्या होंगे, एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे और डीमोटिवेटेड रहेंगे। लास्ट प्रिंसिपल आता है बच्चों एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं, आई को खत्म करो, वी को यूज करो। वी का मतलब हम। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, एज अ टीम हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं अकेला नहीं जीता, मेरी टीम जीती, मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हुआ। हम एक हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वही वाली बात, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, अपने बारे में नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना है। तो यहां पे फियोल ने क्या बोला, मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। अब मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, ये इसका कीवर्ड है बच्चों। आई को रिप्लेस कर दो वी से, ठीक है, आई नहीं चाहिए, वी, हम सब मिलके करेंगे जो करेंगे। इससे क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा, बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी, टीम मेंबर्स में लोग खुश होकर काम करेंगे। इसके सबसे बड़े पॉजिटिव्स, टीम स्पिरिट बढ़ेगा और अचीवमेंट होगा ग्रुप गोल्स का। इसके नेगेटिव्स क्या हैं, शायद टीम गोल अचीव ना हो और टीम स्पिरिट भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये थे बच्चों फियोल के 14 प्रिंसिपल्स। फिर फियोल और टेलर में एक डिफरेंस दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से रीड करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि फियोल मेनली टॉप लेवल के बारे में बात करते हैं, टेलर मेनली शॉप फ्लोर या लोअर लेवल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस हैं, रीड करना है और फिर उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। स्क्रीनशॉट ले लिया, चैप्टर हो जाएगा बच्चों पूरा का पूरा खत्म। फियोल के 14 प्रिंसिपल्स हमने बढ़िया तरीके से कवर करे, टेलर के 4 प्रिंसिपल्स हमने बढ़िया तरीके से कवर करे, टेलर की टेक्निक्स हमने बढ़िया तरीके से कवर करी और हमारा पूरा चैप्टर समाप्त है गाइस। बहुत बढ़िया तरीके से हमने चैप्टर निपटाया है। कीवर्ड्स भी मैंने आपको सारे मार्क करा दिए, केस स्टडीज आएंगी तो आपको पहचानना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से तुम आगे पढ़ाई कर पाओगे, राइट। तो बस इसी तरीके से खूब मेहनत करनी है, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए जस्ट लेट मी नो, कमेंट सेक्शन खुला है, मैं पढ़ता हूं, उनको देखता हूं और फिर तुम्हारे फीडबैक पे काम करता हूं। 2 चैप्टर गाइस हमारे बीएसटी के डन हैं। अगली क्लास में हम बीएसटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और ऐसे ही हम 12 वीडियोस में 12 चैप्टर्स आपके कर देंगे समाप्त, ठीक है। बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलता हूं नई वीडियोस के साथ। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।